नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 संसद से पारित हो गया है। अब इसके तहत एक नई व्यवस्था लागू होगी और यह स्थान लेगा काफी वर्षों पुराने औपनिवेशिक काल से चली आ रही एक व्यवस्था का। पुराना जो विमान अधिनियम था वो 1934 का था, ये उसको प्रतिस्थापित करेगा और नए नियम इसके हिसाब से अब लागू होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इसी बात की चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा, क्योंकि दृष्टि आईएएस की क्लासेस अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं नोएडा चलें। साथ साथ आपको बता दें कि इस जानकारी के साथ ये भी आप ध्यान रखें कि जो नया पता है वो है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा, और यहाँ पर हिंदी माध्यम की क्लासेस प्रारंभ हो रही है 9 दिसंबर से दोपहर 3 बजे। वहीं पर अंग्रेजी माध्यम की क्लासेस 12 दिसंबर शाम 6 बजे से। इसके अलावा प्रयागराज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों का यूपीएससीजीएस फाउंडेशन जो बैच है उसका भी प्रारंभ हो रहा है, जिसकी तिथि 2 जनवरी 2025 है। शाम 6 बजे से हिंदी माध्यम का बैच और अंग्रेजी मीडियम का जो बैच है वो 5:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। अब बात करते हैं चर्चा के पक्ष की, किन बिंदुओं के अंतर्गत ये चर्चा हमारी केंद्रित होगी। तो बात हमने खबर की खबर में ये चर्चा में इसलिए ही है क्योंकि जो भारतीय वायुयान विधेयक 2024 है इसको संसद के द्वारा पारित कर दिया गया है, और ये एक काफी पुराने विधेयक जो 1934 का था, जो अधिनियम था, उसका अब स्थान लेगा। तो इसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। अब भारतीय वायुयान विधेयक की जो विभिन्न विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को एक एक करके देखेंगे, साथ ही इसके दूसरे पक्ष पर भी विचार करेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपके ऊपर छोड़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप जान लें कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 और 3 दोनों से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। कार्यक्रम की पीडीएफ आपको नियमित रूप से प्रदान की जाती है, तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को उधार दे सकते हैं। बात खबर की कर लें तो पार्लियामेंट पासेस भारतीय वायुयान विधेयक। तो देखिए इसका नाम भी हिंदी में है, यह भी एक विशेष पक्ष है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। अब यह विधेयक पुराने विमान अधिनियम 1934 को रिप्लेस करेगा। जो पुराना विमान अधिनियम था उसमें कई बार संशोधन भी हो चुके थे, लगभग 21 बार इसमें संशोधन पहले भी किए जा चुके थे। तो ऐसे में जो एक पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, औपनिवेशिक काल से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें आत्मनिर्भर भारत की एक झलक दिखाने के लिए इस नए विधेयक को पास किया गया है। और इसके पीछे जो तथ्य दिए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं, जो मौजूदा जरूरतें हैं, भविष्य में जो विकास की संभावनाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विकास जो विमानन जो संगठन है ICAO, उसके सुझावों के आधार पर इसको तैयार किया गया है, ताकि जो वैश्विक मानदंड हैं उसके अनुरूप हम भी अपने आप को तैयार कर सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के सुझाव के अनुसार इसको तैयार किया गया है। इस तथ्य को भी आप याद रखें, जिससे कि विमानन क्षेत्र में जो कारोबार हो वो आसान हो सके और अधिक निवेश आ सके और विकास को बढ़ावा मिल सके। तो ये इसके पीछे का उद्देश्य है। अब इसकी विभिन्न विशेषताओं को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए विमानन क्षेत्र के जो विभिन्न पहलू हैं उस पर निगरानी करने के लिए सबसे पहले जो 3 प्राधिकरण हैं उनकी स्थापना कर दी गई है। अब ये तीनों प्राधिकरण देखेंगे जो विमानन क्षेत्र के अलग अलग सेक्टर हैं उसमें कैसे सुरक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। कौन कौन से हैं प्राधिकरण? तो एक है नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA जिसको बोलते हैं। यह प्राधिकरण विमानन सुरक्षा और नियामक कार्यों का संचालन करेगा, अर्थात इससे सुरक्षा से संबंधित जो पहलू है उसको ये देखेगा। दूसरा है नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS, ये भी सुरक्षा की निगरानी करेगा। और तीसरा है विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, अगर कोई दुर्घटना की स्थिति होती है तो ऐसी दशा में उसकी जांच के लिए बनाया गया है AAIB, जो कि विमान दुर्घटनाओं की जांच करेगा, उससे संबंधित मामलों का निपटारा करेगा। तो यहाँ पर 3 आपको पहले तो प्राधिकरण दिखाई दे रहे हैं, अस्तित्व में आते हैं। अब ये प्राधिकरण पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन होंगे, तो केंद्र सरकार का इस पर कंट्रोल होगा। तो ये भी एक पहलू है, इसको भी ध्यान रखना है। अब केंद्र सरकार इन निकायों की जो भी आदेश होंगे, निकायों द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसकी समीक्षा करने का अधिकार होगा केंद्र सरकार के पास, और आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार उसके लिए निर्देश भी जारी कर सकेगी। इसके अलावा इन आदेशों के खिलाफ अपील भी जारी हो सकती है। उस अपील में आप देखेंगे चाहे वो DGCA हो या BCAS हो, इसके आदेशों से अगर कोई असहमत होता है तो केंद्र सरकार के पास वो अपील करेगा। अब यहां से लेकिन जब केंद्र सरकार के यहां से जब निर्णय हो जाएगा तो उसके बाद इसमें अपील नहीं की जा सकेगी, वो निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। तो इसमें आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को थोड़ी सी शक्तियां ज्यादा दे दी गई हैं। फिर विमान डिजाइन का विनियमन, अभी तक क्या था, विमान डिजाइन का के लिए नियम या मानक निर्धारण नहीं हुआ था।
अब उसकी डिजाइन को लेकर भी नियमों के अंतर्गत वो होगा, उसके लिए भी बाकायदे नियम होंगे, मानक होंगे। अब विमान के डिजाइन से संबंधित जो भी प्रावधान है उसका विनियमन किया जाएगा। साथ ही साथ पहले केवल विमान के निर्माण, उसके उपयोग और संचालन के लिए रेगुलेशंस थे, लेकिन इसके लिए डिजाइन के लिए कोई अलग से रेगुलेशन की व्यवस्था नहीं थी जो इसके अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है। इसके अलावा जो मौजूदा नियम है उसमें आप देखेंगे कि जो विमान हो गया उसकी लाइसेंसिंग, प्रमाणन और निरीक्षण, वायु परिवहन सेवाओं से संबंधित नियम बनाए जा सकते थे। अगर मान लीजिए किसी को कोई पायलट अपॉइंट करना है तो पायलट के लिए एक लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी, लाइसेंस धारक ही उसमें विमान उड़ा सकता है। साथ ही साथ उससे संबंधित अगर कोई व्यक्ति विमान उड़ने के लिए तैयार है कि नहीं, उसके इंजीनियरिंग कोर के लिए भी जो व्यक्ति निरीक्षण करेगा उसके लिए भी लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी। लेकिन अब जो नई शक्ति जोड़ी गई है उसमें ये जोड़ी गई है, अब केंद्र सरकार इसमें रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर जो होते हैं विमान के अंदर, उनके लिए भी अब लाइसेंसिंग जरूरी कर दिया गया, उनके लिए भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि जो विमान कोई भी जो होता है उसमें जो रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर होता है वो विमान के संचार उपकरणों को संचालित करने का काम करता है। तो जो रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर है उसको भी अब इस दायरे में लाया गया है, उसके प्रमाण पत्र की भी जरूरत होगी, उसके लिए भी लाइसेंसिंग की जरूरत होगी और ये नई शक्ति के तौर पर इसमें शामिल कर लिया गया है। अब देखिए, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन कन्वेंशन 1944 के तहत नए नियम भी इसमें जोड़े जा सकते हैं, ये भी प्रोविजन है। साथ ही साथ कुछ विशिष्ट अपराध हैं, उन अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इस दंड के अंतर्गत आपको 2 साल तक कारावास भी हो सकता है और 1 करोड़ रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जैसे अगर विमान में प्रतिबंधित सामान ले जाने पर, विमान में कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसको कि ले के यात्रा नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलत तरीके से उसको लेकर यात्रा करता है तो ऐसी दिशा में क्या हो सकता है, तो 2 साल तक का कारावास तो हो ही सकता है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये इसमें एक नया प्रोविजन है। साथ ही साथ लोगों या संपत्ति को खतरे में डालकर अगर उड़ान भरने का काम कोई कर रहा है, अगर ऐसा लगता है कि उड़ान आपकी वजह से प्रभावित हो रही है, आपकी वजह से लोगों की जान खतरे में आ रही है, तो ऐसी दशा में उड़ान भरने पर कठोर दंड की व्यवस्था इसमें जोड़ दी गई है। साथ ही साथ डीजीसीए और बीसीएएस के आदेशों का पालन अगर कोई नहीं करता है तो जुर्माना और कारावास की व्यवस्था इसमें जोड़ी गई है। तो दंड का एक प्रोविजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हवाई अड्डे के पास अगर आप गंदगी फैलाते हैं या जो स्लॉटर हाउस होते हैं उससे संबंधित जो नियम है उसका उल्लंघन अगर होता है तो ऐसी दशा में 3 साल तक का कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब हवाई अड्डे पर गंदगी फैलाने को भी रोका गया है, हवाई अड्डे की साफ सफाई की व्यवस्था का पक्ष भी यहाँ पर जोड़ा गया है। इसके अलावा विवेकाधीन दंड, विवेकाधीन दंड का मतलब यह हुआ कि सरकार को अब इस बात का विवेकाधिकार होगा कि वो कैसी स्थिति में किस प्रकार का दंड निर्धारित करे। इसके लिए क्या होगा, विभिन्न गतिविधियां हैं, चाहे वो दुर्घटना हो गई या नियमों का उल्लंघन हो गया, ऐसी दिशा में सरकार तय करेगी कि इसमें दीवानी के आधार पर दंड लगेगा या फौजदारी के आधार पर दंड लगेगा, मतलब आपराधिक दंड लगेगा। दीवानी दंड का मतलब होता है कि 1 करोड़ रुपए तक इसमें लगाया जा सकता है जुर्माने के तौर पर, और साथ ही साथ आपराधिक दंड अगर कोई करता है तो 2 साल तक का कारावास भी दिया जा सकता है। इस दंड का निर्णय कौन करेगा, तो निर्णय करने के लिए भी एक निर्णायक अधिकारी यहां पर अपॉइंट किया जाएगा, और वो कौन होगा, वो उप सचिव या उससे ऊपर के लेवल का एक अधिकारी होगा। उसको ये अपॉइंट किया जाएगा कि वो निर्णय करेगा कि ये दंड, इसमें जुर्माना लगाया जाएगा कि इस आपराधिक दंड के अंतर्गत रखा जाएगा। साथ ही साथ इस निर्णय के खिलाफ आप अपील भी किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है, उसको लगता है कि हम इस दंड के भागी नहीं हैं, तो वो पहले एक जगह अपील करेगा, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास। जो प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा वो न्यायिक अधिकारी से उच्च पद पर होगा। इसका मतलब कि ये वाला जो अधिकारी है, जो निर्णायक अधिकारी है, वो क्या होगा, उप सचिव लेवल का होगा। लेकिन जहां आप अपील करेंगे वो उप सचिव लेवल से ऊपर का अधिकारी होगा। इसके बाद भी आप अपील कर सकते हैं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास, जो कि पहले अपीलीय अधिकारी से भी ऊंचे पद पर होगा। अब ये 2 व्यवस्था यहां पर बनाई गई है इस अपील के बाद, लेकिन फाइनली अगर निर्णय जब केंद्र सरकार के द्वारा हो जाएगा, उसके बाद उस निर्णय के बाद वो अंतिम निर्णय होगा, अपील नहीं की जा सकेगी। अब नियामक की यहाँ पर दूसरा पक्ष भी है। दूसरे पक्ष में है कि कुछ चिंताएं भी इसमें है। चिंता क्या है, दूसरे पक्ष का ये कहना है, जो आलोचनात्मक पक्ष है उसकी बात अगर हम करें तो ये कहा जा रहा है कि जो नियामक की स्वायत्तता है उससे संबंधित चिंताएं हैं। इसका मतलब ये है कि जो डीजीसीए है उस पर सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा है, वो स्वतंत्र नहीं है। तो ऐसी दिशा में एक आरोप ये लग रहा है कि उसको और स्वतंत्रता देनी चाहिए, पूरी तरह से वो सरकारी नियंत्रण में है, तो ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो अपील है
वो केंद्र सरकार तक ही सीमित है। तो इसको थोड़ा और आगे तक ले जाना चाहिए, कुछ न्यायिक प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, इसका मतलब कि केंद्र सरकार जो चाहेगी अंत में वही निर्णय लेगी। तो इस बात पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि डीजीसीए और बीसीएएस के जो निर्णय है उसके खिलाफ अपील केवल केंद्र सरकार तक सीमित है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि उसकी स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। डीजीसीए की स्वतंत्रता तब ज्यादा होती जब ये केंद्र सरकार पर निर्भरता इसकी कम होती। फिर मुआवजा जब दिया जाता है तो उसमें मध्यस्थ एक अपॉइंट कर सकता है, इसमें एक प्रोविजन जोड़ा गया है। तो सरकार को मुआवजा तय करने के लिए मध्यस्थ अगर नियुक्त करना पड़ेगा तो ये कहा जा रहा है कि संविधान के समानता के अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार को जो विवेकाधिकार दिया जा रहा है तो उसमें कहा जा रहा है कि विधेयक केंद्र सरकार को कुछ नियमों के उल्लंघन पर दंड देने का विवेकाधिकार देता है, जो किसका उल्लंघन करता है, शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है। साथ ही साथ समावेशिता को लेकर भी चिंता है। समावेशिता का चिंता का मतलब कि सबका समावेश होना चाहिए। जो इसका नामकरण किया गया है वो नामकरण हिंदी में किया गया है, ऐसे में जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। तो ये कुछ दूसरे पक्ष भी हैं, लेकिन फिलहाल अब तक जो औपनिवेशिक व्यवस्था से चला आ रहा एक नियम था, उस नियम की जगह पर 1934 के नियम की जगह पर एक नया नियम को स्थापित किया जाएगा। अब इस विधेयक के बाद अगर यह अधिनियम बनता है, संसद से पारित हो ही गया है, अब अधिनियम बन जाएगा, तो कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो कि सुरक्षा को लेकर, भविष्य के विकास को लेकर जरूर एक नई राह दिखाते हैं। तो ये इस विधेयक के पास होने से संबंधित प्रमुख खबर थी। अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस आपके लिए लेकर आई है संभव 2025, जिसके अंतर्गत 2 दिसंबर 2024 से ही आपके लिए उपलब्ध है 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न। विगत वर्ष के प्रश्नों के पीवाईक्यू के गहन विश्लेषण पर आधारित 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न, साथ ही साथ विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग भी दी जाएगी। सामान्य अध्ययन और समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज और सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस इसका उपलब्ध है। तो आप इस सामग्री का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, जिसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं इसका सही जवाब देने के लिए। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या है? विकल्प आपके सामने है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र विकास के लिए नई नीतियां बनाना, विमानन सुरक्षा को मजबूत करना, पुराने विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करना, या विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, पढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।